आइए दोस्तों, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए तो विजयनगर साम्राज्य को स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। यानी दो भाई था इन लोग, हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य के क्या किया था? तो स्थापना किया था। हरिहर और बुक्का ने दो भाइयों ने इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कहने का मतलब हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम कबूल करवाया था। क्या कबूल करवाया था? इस्लाम कबूल करवाया था। किसने? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसको? तो हरिहर एवं बुक्का को क्या किया था? तो इस्लाम कबूल करवाया था। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, और कबूल करवा कर दक्षिण भारत इन लोगों का क्या कर दिया था? तो भेज दिया था। हाँ, जीतने के लिए दक्षिण भारत भेज दिया गया था। और वहाँ पे ही दक्षिण भारत में इन लोग दोनों गए ना, तो वहाँ ही इनको मुलाकात हुआ अपने गुरु यानी विद्यारण्य से। इनको क्या हुआ? तो मुलाकात हुआ। यानी हरिहर बुक्का को अपने ही गुरु विद्यारण्य से क्या हुआ? तो मुलाकात हुआ। ठीक ना, जिन्होंने क्या किया थे? विद्यारण्य ने उन दोनों को आपस में हिंदू धर्म में क्या कर दिए थे? कन्वर्ट करवा दिए थे, है ना। विद्यारण्य जो थे वो क्या करवाए थे हरिहर बुक्का को? तो हिंदू धर्म में उनको क्या करवा दिए थे? धर्म को अपना दिए थे। ठीक ना, आगे बात किया जाए तो इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक ना, और अपने पिता यानी उन्हीं का पिता का क्या नाम था? संगम या सेवम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, और संगम के ही नाम पर अपना एक वंश स्थापना कर दी, संगम वंश की स्थापना कर दी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना दिया? तो हम्पी को बना दिया। कहाँ बना दिया राजधानी? हम्पी को बना दिया। ठीक है, आगे बात किया जाए, हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक, हरिहर बुक्का ने पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के क्या थे? तो सामंत थे, है ना। क्या थे? तो सामंत थे। किसके? तो हाँ, प्रताप रुद्र के क्या थे? तो सामंत थे। ठीक ना, आगे बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों का शासन हुआ। विजयनगर सम्राट पर कितने वंशों का शासन हुआ? 4 वंशों का शासन हुआ। बोलो ना, कितने वंशों का? 4 वंशों का शासन हुआ। ठीक ना, जिसमें पहला वंश था संगम वंश, दूसरा वंश था सालू वंश, और तीसरा वंश था तुलु वंश, और चौथा बोले तो आरवीडू वंश। तो हम लोग चलते हैं संगम वंश। ठीक ना, संगम वंश की कार्यकाल की बात किया जाए ना तो 1336 से लेकर 1485 तक था। 1336 से 1485 तक किस वंश का था? तो संगम वंश से। कब से कब? 1336 से लेकर 1450, यानी 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश की कार्यकाल रहा। संगम वंश का प्रथम शासक की बात किया जाए ना तो हरिहर प्रथम था। कौन था जी? हरिहर प्रथम था। और हरिहर प्रथम के कार्यकाल था 1336 से लेकर 1356 तक। हरिहर प्रथम को शासन काल 1336 से लेकर 1356 तक रहा था। ठीक है, और दूसरा शासक था जिसका नाम था बुक्का प्रथम। दूसरा शासक कौन था? तो बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम का शासन काल कब से कब तक रहा? 1356 से लेकर 1377 तक रहा था। 1356 से लेकर 1377 तक रहा था। और बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारण किया था। बुक्का प्रथम ने कौन सी की उपाधि धारण किया था? वेदमार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि धारण किया था। और फिर आगे आते हैं तो हरिहर द्वितीय एक शासक था जिसका कार्यकाल की बात किया जाए तो 1377 से 1404 ईस्वी तक। 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहा था? तो देवराय प्रथम को, है ना। देवराय प्रथम नहीं, हरिहर सेकंड के कब से कब तक था? तो 1377 से 1440 तक। हाँ, 1404 तक इन्होंने, हरिहर सेकंड ने एक उपाधि धारण किया था। कौन सी का उपाधि धारण किया था? महाधिराज की उपाधि धारण किया था। महाधिराज की उपाधि कौन धारण किया था? हरिहर सेकंड ने। लेकिन वेदमार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि किसने धारण किया था? तो बुक्का प्रथम ने। कौन किया था? तो बुक्का प्रथम ने किया था। अगला शासक था जिसका नाम था देवराय प्रथम की कार्यकाल की बात किया जाए ना तो 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। इनका कार्यकाल कब से रहा था जी? 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। ठीक ना, और बात किया जाए देवराय प्रथम की बात किया जाए तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था, है ना। तुंगभद्रा नदी पर क्या बनवाया था? बांध बनाया था जल की कमी को दूर करने के लिए। किसके दूर करने के लिए? जल की कमी को दूर करने के लिए। और सिंचाई के लिए
अपने सिंचाई के लिए उसने क्या किया, तो हरिंद्रा नदी पर बांध भी बनवाया था। यानी कहने के बाद 2 बांध बनवाया था, ठीक ना। एगो हरिंद्रा नदी पर बांध बनवाया था, एगो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। किसने बनवाया था, तो देवराय प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था, देवराय प्रथम ने। इसने अपने सेना, इसने कौन, देवराय प्रथम ने अपने सेना में तुर्क धनुर्धरों को क्या किया था, तो शामिल किया था। तुर्क धनुर्धरों को शामिल किसने किया था, तो देवराय प्रथम ने किया था। ठीक है, और देवराय प्रथम ने ही अपने सेना में मुस्लिमों को भी शामिल किया था। किसको शामिल किया था, तो मुस्लिमों को भी शामिल किया था। कौन, तो देवराय प्रथम। ठीक है, आगे बात किया जाए, अगला शासक था देवराय द्वितीय की शासनकाल की बात किया जाए तो 1422 से लेकर 1446 तक, 1422 से लेकर 1446 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक ना। आगे बात किया जाए देवराय द्वितीय के, तो ये सबसे प्रतापी शासक था। यानी संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, देवराय द्वितीय था, है ना, सबसे प्रतापी शासक। और इन्हें क्या कहा जाता है, तिमांडी देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता है, तिमांडी देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके शासन काल में पुलिस कर्मियों को वेतन कहाँ से दिया जाता था, तो वेश्यालय के आय से, है ना, वेश्यालय के आय से किसको दिया जाता था वेतन, तो पुलिस कर्मियों को दिया जाता था। किनके शासन काल में, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में। बिल्कुल, इन्हीं के दरबार में श्रीनाथ कुछ दिनों तक रहे थे। कौन रहे थे, श्रीनाथ किसके दरबार में रहे थे, तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देवराय द्वितीय को गजबेटकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गजबेटकर भी कहा जाता है, क्योंकि हाथी मारने को उनको शौक था, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, गजबेटकर भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात किया जाए देवराय द्वितीय के ही शासन काल में फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपने सेना में 2000 मुसलमानों को क्या किया था, तो भर्ती किया था, शामिल किया था। 2000 मुसलमानों को शामिल किसने किया था, तो देवराय द्वितीय ने किया था। कौन किया था, हाँ बिल्कुल, देवराय द्वितीय ने किया था। और बात किया जाए तो ये जो देवराय द्वितीय के ही शासन काल में संस्कृत ग्रंथ की रचना किए थे। किस ग्रंथ की, तो संस्कृत ग्रंथ की, जिसको क्या नाम था, तो महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्म सूत्र था। क्या था, महानाटक सुधा निधि और ब्रह्म सूत्र था। ठीक ना। और जो ये 2000 महिलाओं मुस्लिमों को शामिल किया था ना, उसे क्या दिए थे, तो जागीर दिए थे। क्या दिए थे, तो जागीर दिए थे। बिल्कुल। आगे बात किया जाए तो देवराय द्वितीय के बाद एक और शासक थे मल्लिका अर्जुन। कौन थे, मल्लिका अर्जुन की कार्यकाल की बात किया जाए ना, तो 1446 से लेकर 1465 तक रहा था। 1446 से लेकर 1465 तक रहा था। ठीक ना। इनको बात किया जाए देवराय मल्लिका अर्जुन खड़गे को, तो इनको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय किसको कहा जाता है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे के कहते हैं। किसको कहते हैं, मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है। क्या, तो प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो संगम वंश का अंतिम शासक की बात किया जाए ना, तो विरूपाक्ष द्वितीय था। कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय था। कौन, विरूपाक्ष द्वितीय था। इसकी कार्यकाल की बात किया जाए ना, तो 1465 से लेकर 1485 तक रहा था। 1465 से लेकर 1485 तक किसका शासन कर रहा था, तो विरूपाक्ष को ही कहा जाता है संगम वंश का अंतिम शासक। संगम वंश का अंतिम शासक किसको कहा जाता, तो विरूपाक्ष को कहा जाता था। ठीक है, और विरूपाक्ष को ही एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सालू नरसिंह ने विरूपाक्ष को क्या कर दिए थे, तो हत्या कर दिए थे। क्या कर दिए थे, तो हत्या कर दिए थे। ठीक, कौन कर दिए थे, तो सालू नरसिंह ने कर दिए थे। और संगम वंश के स्थान पर अपना एक नया वंश की स्थापना कर दिए थे, सालू वंश की, है ना। तो सालू वंश के स्थापना किसने किया था, तो सालू नरसिंह ने किए थे। कौन किए थे, सालू नरसिंह ने किए थे। और सालू वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए ना, तो इमांडी नरसिंह था। कौन था, इमांडी नरसिंह था। और इमांडी नरसिंह का हत्या कर दिया था वीर नरसिंह। किसने कर दिया था, वीर नरसिंह ने कर दिया था। और वीर नरसिंह ने हत्या करके सालू वंश के स्थान पर कोची वंश की स्थापना किया था, तो तुलु वंश की स्थापना किया था। किस वंश की स्थापना किया था, तो तुलु वंश की स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो तुलु वंश की संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो वीर नरसिंह को माना जाता है। किनको माना जाता है, वीर नरसिंह को माना जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो वीर नरसिंह जो था ना, तो ये पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा इनको संबंध था। जो पुर्तगाली गवर्नर जो अल्मोड़ा था ना, उनसे क्या था, तो अच्छा संबंध था। ठीक ना। और इसने 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ क्या किए थे, तो घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किए थे। किसके लिए संधि किए थे, तो घोड़े के लिए क्या किए थे, तो व्यापारी के लिए संधि किए थे। ठीक ना। फिर और अगला थे 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई।
यानी 1509 ईस्वी में क्या हो गया, तो वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। और अगला शासक कौन बना, तो कृष्णदेव राय बना। कृष्णदेव राय बना, यानी कहने का मतलब तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, तो कृष्णदेव राय हुआ। कौन हुआ, कृष्णदेव राय हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक किए कौन थे, तो कृष्णदेव राय थे, जो गद्दी पर कब बैठे थे, तो 8 अगस्त 1509 में शासक बने थे। 8 अगस्त 1509 में शासक बने थे। ठीक है ना, कौन, तो कृष्णदेव राय ने। हाँ, कृष्णदेव राय ने। आगे बात करते हैं। सालू तिस्मा कृष्णदेव राय का योग मंत्री एवं सेनापति था। जो सालू तिस्मा तो था ना, ये कृष्णदेव राय का क्या था, तो योग मंत्री एवं सेनापति था, है ना। आगे बात किया जाए तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर के आत्मकथा के क्या नाम है, तो बाबरनामा। तो बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। किसमें बताया गया है, तो बाबरनामा में बताया गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाबर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें क्या कहा गया है कृष्णदेव राय के बारे में, कि सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है कौन, तो कृष्णदेव राय ने। ठीक ना। आगे बात किया जाए तो कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब पर क्या कर लिया था, तो अधिकार कर लिया था। रायचूर दोआब पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था, तो कृष्णदेव राय ने कर लिया था। और इसी के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने 3 उपाधि धारण किया था। क्या उपाधि धारण किया था, 3 उपाधि धारण किया था। कौन कौन सा उपाधि है, तो पहला में आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, है ना। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज की क्या किया था, तो उपाधि धारण किया था, है ना। क्या किया था, उपाधि धारण किया था। और एक राजा थे जिसका नाम था यमन राजा थे, जो कृष्णदेव राय को स्थापनाचार्य की उपाधि दिए थे। क्या दिए थे, स्थापनाचार्य की उपाधि किसने दिए थे, तो यमन राजा ने दिए थे। किनको, तो कृष्णदेव राय को दिए थे, कृष्णदेव राय को दिए थे। ठीक ना, हाँ बिल्कुल। कृष्णदेव राय का एक पुस्तक था जिसका क्या नाम था, अमुक्त मालदा, है ना। कृष्णदेव राय का पुस्तक का क्या नाम था, अमुक्त मालदा, जो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, तेलुगु भाषा में लिखा गया था। लेकिन एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जमावती कल्याणम, जो संस्कृत भाषा में इसको क्या किए थे, अनुवाद किए थे। यानी संस्कृत भाषा में अमुक्त मालदा को किसने अनुवाद किए थे, तो जमावती कल्याणम ने किए थे। कौन किए थे, जमावती कल्याणम ने किए थे। ठीक है ना। कृष्णदेव राय ने, आगे बात करते हैं, कृष्णदेव राय ने नागलपुर शहर की स्थापना किए थे। कृष्णदेव राय ने नागलपुर शहर की क्या किए थे, तो स्थापना किए थे, बिल्कुल। और 2 मंदिर का निर्माण किए थे, विठल स्वामी मंदिर और हजार मंदिर का निर्माण किए थे। विठल स्वामी मंदिर और हजार मंदिर का निर्माण किसने किए थे, तो कृष्णदेव राय ने किए थे। ठीक है। और इन्हीं के दरबार में एक लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहते थे। इनके दरबार में कौन रहते थे, तो लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहते थे। ठीक ना। और लक्ष्मीधर के एक ग्रंथ था जिसका नाम था कौची, तो संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ था। संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ किसका था, तो लक्ष्मीधर का था। किसका था जी, तो लक्ष्मीधर का था। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो इनके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, है ना। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ क्या रहते थे, कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहते हैं, तो अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अष्टदिग्गज भी कहा जाता है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं। इन्हीं के शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लासिक युग कहा जाता है। आगे बात करते हैं। तो पांडुरंग महामल्यम की रचना तेलानी रामकृष्ण ने की थी, है ना। किसने की थी, तो तेलानी रामकृष्ण ने की थी। किसको, तो पांडुरंग महामल्यम की रचना किए थे। किसने, तो तेनाली रामकृष्ण ने किए थे। आगे बात किया जाए तो तुलु वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो सदाशिव राव थे। कौन थे, सदाशिव राव थे। ठीक ना, कौन थे, सदाशिव राव थे। कौची, तो अंतिम शासक। किस वंश का अंतिम शासक थे, तो तुलु वंश का अंतिम शासक थे। ठीक ना। आगे बात किया जाए तो राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ था, है ना। तीनों एक ही नाम है। जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इस युद्ध को 3 नाम
दिया गया है। कौन कौन नाम दिया गया है? 3 नाम। पहला में राक्षसी तगड़ी, ताली कोटा और बन्नी हट्टी। तो इस युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है ना? 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का क्या हो गया था? तो पतन हो गया था। क्या हो गया था? पतन हो गया था। बिल्कुल। आगे बात किया जाए तो विजयनगर के विरुद्ध में बने दक्षिण राज्यों के संघ में क्या किया था? तो शामिल किया था। कौन कौन से किसको शामिल किया था? तो पहला में बीजापुर था, है ना? बोले जाए पहला में बीजापुर, दूसरा में बोले तो अहमदनगर, तीसरा में बोले तो गोलकुंडा, और चौथा में बोले तो बीदर, है ना? इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व की कौन कर रहा था? मतलब जो ये हो रहा था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अली आदिल शाह कर रहा था। कौन कर रहा था? अली आदिल शाह ने कर रहा था। इसकी क्या? तो अध्यक्षता यानी नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। आगे बात किया जाए तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन किया था? राम राय ने कर रहा था। कौन कर रहा था? राम राय ने कर रहा था। किसके? तो तालीकोटा युद्ध में इसकी नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। ठीक है। आगे बात किया जाए तो विजयनगर के चौथे राजवंश की बात किया जाए तो कौन था? तो आरवीडू वंश। कौन था? आरवीडू वंश की संस्थापक की बात किया जाए ना तो कौन था? तो तिरुमल था। कौन था जी? तिरुमल था। और इनके आरवीडू वंश के अंतिम शासक की बात किया जाए ना तो रंगा ठद था। कौन था? रंगा तृतीय था। रंगा तृतीय था। ठीक है ना? हाँ, रंग थर था। बिल्कुल। आगे बात किया जाए आरवीडू शासक जो था ना वेंकट सेकंड के शासन काल में ही क्या किया था? तो वाडेयार ने 1612 ईस्वी में क्या किया था? मैसूर राज्य की स्थापना किया था। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वाडेयार ने किया था। कब किया था? तो 1612 में किया था। कब किया था? 1612 ईस्वी में किया था। वाडेयार ने किया था। आगे बात किया जाए तो विजयनगर कालीन सेना नायकों का नायक कहा जाता है। विजयनगर कालीन को सेना नायकों का क्या कहा जाता है? तो नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नायक कहा जाता है। आगे बात किया जाए तो ये नायक वस्तु भूसामंत थे। क्या थे? तो भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनके अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए क्या करता था? तो विशेष भूखंड देता था जो क्या कहते थे? तो अमरम कहते थे। क्या कहते थे? तो अमरम कहते थे। ठीक है। आगे बात किया जाए तो एक कर्णिका नामक अयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। क्या होते थे? जमीन के क्या होते थे? हाँ, समस्त दस्तावेज होते थे। ठीक है ना? आगे बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो लगान था। क्या था जी? लगान था। बोला जाए क्या था? लगान था। जो भू राजस्व की दर का उपज कितना था? तो 1/6 भाग था। कितना था? 1/6 भाग था। ठीक है। आगे बात किया जाए तो विवाह कर वर एवं वधु दोनों के लिए लिया जाता था। यानी ब्याह कर पर भी क्या लिया जाता था? तो टैक्स लिया जाता था। वर और वधु से यानी कन्या और दूल्हा से भी दोनों से क्या लिया जाता था? तो टैक्स लिया जाता था। ठीक है ना? और विधवा से विवाह करने वाले इस कर से क्या थे? तो मुक्त थे। यानी कहने का मतलब जो विधवा से विवाह करता ना तो कर नहीं लिया जाता था, लेकिन कुमार से यदि करता तो वर और कन्या दोनों से क्या लिया जाता था? तो टैक्स लिया जाता था। ठीक है ना? अच्छा, आगे देखते हैं। उबली जो था ना, उबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति था। क्या था? भूधारण पद्धति था। कौची? उबली। ठीक है ना? आगे बात किया जाए रक्त कोंगड़े जो था ना, रक्त कोंगड़े युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जो मृत लोग जो मर जाता था ना, मृत लोग परिवार को दी गई भूमि जो था ना वो रक्त कोगड़े में दिया जाता था। किस में दिया जाता था? रक्त कोगड़े को। ठीक है। आगे बात करते हैं तो कुटगी जो था ना ये ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसे भूमि को क्या कहते थे? तो कुटगी कहते थे। क्या कहते थे? कुटगी कहते थे। ठीक है ना? आगे बात किया जाए तो एक कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही क्या करते थे? तो हस्तांतरित हो जाते थे, जिसे क्या कहते हैं? तो कुदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदी कहते हैं। बिल्कुल। क्या कहते हैं? कुदी कहते हैं। आगे विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? सैन्य विभाग को क्या कहते थे? कदाचार कहलाता था। ठीक है। क्या कहलाता था? तो कदाचार कहलाता था। और इस विभाग का उच्च अधिकारी को क्या कहते थे?
तो दंड नायक कहते थे, है ना। दंड नायक या सेनापति होता था। कौन होता था? दंड नायक या सेनापति होता था, ठीक ना। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। टकसाल विभाग को क्या कहा जाता? जोरी खाना कहा जाता था, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो चीटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्ताकार वर्ग के लोगों को क्या कहते थे? तो वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो वीर पंजाल कहा जाता था, ठीक है। आगे बात किया जाए उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो बडवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बडवा कहा जाता था। यानी कहने का मतलब उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में जो बस गया उसे क्या कहा जाता था? तो बडवा कहा जाता था, ठीक है। आगे बात किया जाए तो विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। क्या थी? दास प्रथा प्रचलित थी, ठीक ना। और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मनुष्यों को क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो वेश्यवग कहा जाता था। वेश्यवग कहा जाता था, ठीक है। आगे बात किया जाए तो मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो देवदासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? तो देवदासी कहा जाता था। इनके आजीविकों के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था, ठीक है ना। जो मंदिरों में रहते थे उन्हें क्या कहते थे? तो देवदासी कहते थे स्त्रियों को, ठीक है। और इनके आजीविकों के लिए भूमि का नियमित वेतन दिया जाता था, ठीक है ना। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण के एक विशिष्ट अभिलक्षण था। क्या था? विशिष्ट अभिलक्षण था, कल्याणम मंडप, ठीक ना। विजयनगर की भाषा की बात किया जाए तो क्या था जी? तेलुगु था, है ना, तेलुगु। लेकिन मुद्रा में क्या था उसको? विजयनगर साम्राज्य की तो पेगोड़ा था। क्या था? पेगोड़ा था, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री। कहने का मतलब विजयनगर में आने वाला विदेशी यात्री किसके किसके शासन काल में आया था, ठीक है। कौन कौन आया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। निकोलो कांटी जो था ना, ये इटली के निवासी था। कहाँ के? इटली, है ना। कहाँ के निवासी था? इटली के निवासी था। जो किसके शासन काल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। कब आया था? तो 1420 में आया था। कब आया था? 1420 में आया था, बिल्कुल। आगे था एक व्यक्ति अब्दुल रजाक, है ना। अब्दुल रजाक किसके कहाँ के था? तो ये फारस के था। कहाँ के था? फारस के था। और कब आया था? 1442 में। किसके शासन काल में? देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था, बिल्कुल। एक था नूनीज, जो कहाँ के था? ये पुर्तगाल के था। कहाँ के था नूनीज? पुर्तगाल के था। जो कब आया था भारत? तो 1535 में आया था। किसके शासन काल में आया था? तो अच्युत देव राय के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? अच्युत देव राय के शासन काल में आया था। एक था डोमियो पायस, जो ये भी कहाँ के था? तो पुर्तगाल के था। ये भी कहाँ के था? पुर्तगाल के था। जो 1515 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। एक था बारबोसा, ये भी कहाँ के था? ये भी पुर्तगाल के था। बारबोसा कहाँ के था जी? ये भी पुर्तगाल के था। ये कब आया था भारत? तो 1515 और 1516 के बीच में आया था। किसके दरबार में? तो कृष्ण देव राय के दरबार में। किसके दरबार में? तो कृष्ण देव राय के दरबार में। पहला देख लेते हैं, निकोलो कांटी जो आया था इटली का था, देवराय प्रथम के शासन काल में, ठीक है। अब्दुल रजाक जो आया था देवराय द्वितीय के दरबार में, है ना। नूनीज आया था अच्युत देवराय के दरबार में। और डोमियो पायस आया था कृष्ण देव राय के दरबार में। और बारबोसा भी आया था कृष्ण देव राय के दरबार में, ठीक है। और तब तक के लिए, है ना, जय हिंद, जय भारत।